नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। जनादेश में इन दिनों हम बात कर रहे हैं दो राज्यों के विधानसभा चुनावों की, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। दोनों राज्यों से आपको चुनावी रिपोर्ट दिखाते हैं, साथ ही जुड़ते हैं अपने उन संवाददाताओं से जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और आज सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आज की चुनावी हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में उतरे सभी दलों के दिग्गज। तीसरे चरण की 40 में से 24 सीटें जम्मू और 16 सीटें कश्मीर की। 2014 में भाजपा को जम्मू संभाग में मिली थी बड़ी जीत। अब बीजेपी के सामने है गढ़ को बचाने की चुनौती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर परिवारवाद और आतंकवाद को बढ़ाने का लगाया आरोप। तो उमर अब्दुल्ला ने 1 लाख सरकारी नौकरी और बेहतर भविष्य का किया वादा। और हरियाणा के रेवाड़ी, अंबाला और लाडवा में हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं। अमित शाह ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बिना नहीं रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में अंतर्कलह से किया इनकार और हरियाणा में कांग्रेस की जीत का किया दावा। तो ये थी चुनावी हेडलाइंस। अब देखते हैं चुनावी खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गज उतर आए हैं। तीसरे चरण की 40 में से 24 सीटें जम्मू संभाग में हैं और 16 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभाओं को वहां पर संबोधित किया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला। सभी पार्टियों ने अंतिम चरण के चुनाव के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। अंतिम चरण की 40 में से 24 सीटें जम्मू संभाग में। जम्मू संभाग में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 2014 में भाजपा को मिली थी जम्मू संभाग में बड़ी जीत। भाजपा के स्टार प्रचारकों का आक्रामक प्रचार जारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कर रही है जीत का दावा। पीडीपी भी जम्मू संभाग में लगा रही है पूरा जोर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में 50 सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने 1 अक्टूबर को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और भाजपा के बीच है, क्योंकि ज्यादातर सीट पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इस चरण में शामिल कुल 40 में से 24 सीट जम्मू संभाग में हैं। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उस वक्त पार्टी को पूरे प्रदेश में सिर्फ 12 सीट ही मिली थी। इसलिए गठबंधन इस बार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहा है। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जम्मू संभाग में जनसभा कर जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हुकूमत आएगी तो पहले महीनों के अंदर अंदर हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम लगाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपके, अगर हमें एक बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, अगर हमें एक बेहतर कल चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के मुतालबे और मुश्किलात हल हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो तरक्की करें, तो करिए फैसला। आप कर लीजिए फैसला कि आपका आने वाला कल जो है वो आप किसके हाथों बेहतर समझते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने परिवारवाद को बढ़ावा देकर आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे?
वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब युवाओं ने आतंक को नकार कर विकास की राह को चुना तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज उन लोगों का साथ दे रही हैं जो देश के विरोध में काम करते हैं। कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। मुख्यतः कश्मीर की पार्टी पीडीपी भी इस बार जम्मू में पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है। पिछले 2 चरण में हुए बम्पर मतदान के बाद सभी दलों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जम्मू कश्मीर के चुनाव की, और अब तीसरे चरण में जो ज्यादा फोकस है वो जम्मू संभाग पर है, क्योंकि वहां पर 24 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। उन्हीं में से एक अहम सीट है आरएसपुरा विधानसभा सीट, जहां साल 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित समुदाय की एक बड़ी आबादी बसती है। अपने मौलिक अधिकारों से दूर, मतदान जैसे अधिकारों से ये वंचित हैं। ऐसी आबादी को पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान का हक इस बार मिला है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति ने कैसे बदला आरएसपुरा सीट का सियासी मिजाज, आइए देखते हैं दक्षिणी जम्मू से ये रिपोर्ट। आरएसपुरा में रानी देवी के पुरखों ने सन 1947 में आकर अपना आशियाना तलाशा था। आशियाने के लिए वर्ग फुट में सिमटी जमीन तो मिली, लेकिन नागरिकता, नौकरी, संपत्ति और वोटिंग के अधिकार पाने में 70 साल से अधिक गुजर गए। आरएसपुरा में पश्चिमी पाकिस्तान से आए 3500 विस्थापित परिवार हैं, जिन्हें पहली बार मतदान का अधिकार मिला है। बदकिस्मती रही है कि हमारे बुजुर्ग जहां आए थे 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद जब जहां आए तो ये रियासत जो थी ये राजा की रियासत थी, तो उसके बाद जो सत्ता थी वो कश्मीरी हुक्मरानों के पास चली गई। तो उन्होंने हमें अपना जहां माना नहीं, यानी कि हम हिंदुस्तान के नागरिक थे लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक हम नहीं बन सके। तो अभी जब ये धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुई 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद हमारे जो पूरे जम्मू कश्मीर के जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, वो हमें मिले। इससे पहले तो हम वंचित थे हर अधिकारों से। आरएसपुरा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह रैना कहते हैं अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में अपना बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि 2019 में मिली, जब अनुच्छेद 370 दफा हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को उनका हक मिला, विधानसभा में मतदान जैसे अधिकार मिले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनका बलिदान जम्मू कश्मीर में हुआ था 370 और 35A खत्म करो। जब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया, हमने 50 की कमिटमेंट 5 अगस्त 2019 को पूरी की। उसमें जम्मू के लोगों को, बड़े समाज को राइट्स मिले। वेस्ट पाकिस्तानियों को फर्स्ट टाइम असेंबली में वोट कास्ट करने का राइट मिला, उनको एससी सर्टिफिकेट मिला, उनको लैंड्स के राइट्स मिले। आरएसपुरा के कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला कहते हैं कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छूटा, आतंकवाद की घटनाएं कम होने के बदले निर्दोष लोगों की जानें गई, पाक विस्थापितों को मिलने वाली राशि भी किश्तों में बंट गई। बीजेपी ने पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के साथ धोखा किया है। भाजपा ने जो जख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए, मैंडेट उनके पास नहीं था, उन्होंने हमारी रियासत का दर्जा छीन लिया। पूरे रिफ्यूजी तबके में बड़ा रोष है
कि भाजपा ने उनका सियासी कत्ल यहाँ पे किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए जुमलों की बरसात की, लेकिन जब फाइनेंशियल पैकेज देने की बात आई तो हाथ पीछे कर दिए। आरएसपुरा में आखिरी चरण में 1 अक्टूबर को मतदान है, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित पहली बार भागीदार बनेंगे। अब देखना होगा कि इस बार के मतदान में यहाँ की जनता किस दल के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देती है। अधिकार मिला है, अब जब यहाँ मतदान है तो देखना होगा कि इस समाज को मिले अधिकार का फायदा किस दल को मिलता है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, आरएसपुर। ये आपने एक खास सीट की रिपोर्ट देखी, अब हम आपको मिलवाते हैं एक खास उम्मीदवार से। एक समय कश्मीर में चुनाव का बायकॉट कर आज़ादी की मांग करने वाली तनवीर फातिमा आज भारतीय संविधान की जय बोल रही हैं। तनवीर फातिमा जो कभी हुर्रियत में थी, आज जम्मू कश्मीर के सोपोर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली में अपना विश्वास जता रही हैं। हमारे साथ तनवीर फातिमा इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पहले हुर्रियत से संबंधित थी, लेकिन अब ये उस संगठन को छोड़कर चुनाव में उतरी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ लोगों के सामने इनका एजेंडा है, क्या कुछ ये कश्मीर के लिए करना चाहती हैं। एक बदलाव जो मेन है कि शांति है, वो एक्नॉलेज करते हैं सभी लोग। डिस्टर्ब रहता था माहौल, अब शांति है, कंपैरेटिवली शांति है। 87 में ऐसा क्या हुआ था? जी, 87 में ऐसा ये हुआ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी 87 तक काफ़ी गुस्सा हो गया था लोगों के अंदर। एक ऑटोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी यहाँ नहीं थी। 87 तक कश्मीरी वेट करते रहे कि जिस डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ हमने अलायंस किया है वो डेमोक्रेसी यहाँ भी आएगी, मगर उस डेमोक्रेसी को आने नहीं दिया गया। काफ़ी सालों तक आप लोग व्यवस्था में विश्वास आप लोगों का नहीं रहा। आप बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये देन रही कि एकदम डेमोक्रेसी से विश्वास हट गया। तो इतने सालों के बाद दोबारा ये विश्वास आया कैसे? इस वक्त आप देखें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मैंने म्यूनिसिपल इलेक्शन कराया 2020 में, मुझे म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं मिलता था। राइट नाउ वी आर 21 कैंडिडेट्स फ्रॉम सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी। आपका कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर हुआ? बिल्कुल हुआ। वी शुड गिव द क्रेडिट टू दिल्ली गवर्नमेंट। इसको एक कश्मीर में एक बड़ा बदलाव मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। दैट इज द रीजन here you will see middle class, below middle class, rich people, everybody is participating in this election. तो अब जो है नए कश्मीर में नया विकास और नई रोशनी और तेज़ रफ्तार से जो बढ़ती हुई उम्मीदें हैं, आपको लगता है वो लोगों को पूरी होंगी डेमोक्रेसी में विश्वास करके? I believe कि दिल्ली फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने जा रही है। अदरवाइज तो हमें पता है पैसे का रोल कितना है, एंड दैट इज माय बिलीफ इन डेमोक्रेसी, एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी की जो इस वक्त इतने सारे कंटेस्टेंट्स रेस में हैं। तो तनवीर फातिमा जिनका कहना है कि जो अलगाववाद है वो 1987 के बाद से जो है वो पनपा, क्योंकि लोगों का डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विश्वास हट गया था और उसके लिए जो कुछ क्षेत्रीय दल थे वो जिम्मेदार थे। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, जिस तरह से कश्मीर में एक बदलाव आया है, उससे जो है लोगों की सोच बदली है। कैमरामैन दाऊद के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, सोपोर। जी, तो जमहूरियत के जश्न का तीसरा दौर शुरू हो गया है और हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमा त्यागी कश्मीर से सीधे जुड़ चुकी हैं और साथ में अमरेंद्र गुप्ता जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले रमा आपके पास आता हूं। बुलेट से लेकर के बैलेट तक का जो सफर है उसकी एक कहानी अभी आपने इस रिपोर्ट में दिखाई, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो सफर है बुलेट से लेकर बैलेट तक का, ये एक आम कहानी है इस बार के कश्मीर के चुनाव में। रमा, क्या कुछ धारा 370 को हटाने के बाद बदला और किस तरह से जमहूरियत में उनका भरोसा जगा, उसी की वानगी है जो आप एक कहानी के रूप में दिखा रहे थे अभी तनवीर फातिमा के बारे में? बिल्कुल, जमात हो चाहे अलगाववादी संगठन हो
या फिर कुछ ऐसे लोग जो पहले जो है पत्थरबाजी में संलग्न थे या जो भारतीय संविधान है उसमें विश्वास नहीं करते थे, उनका लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेना, कैंडिडेट के तौर पर बाहर आना और लोगों को तनवीर फातिमा से जब हमने पूछा था कि जब ये हुर्रियत में थी तब इनका काम क्या था, तो इन्होंने कहा कि जितने भी जो पब्लिकेशन का काम होता था, जो बॉयकॉट के पर्चे होते थे, इनके हाथ से जारी होते थे, ये जाके लगवाते थे। तो इन्होंने बताया कि सोपोर जो आज जिस तरह से चुनावी प्रचार पर्चों से पटा हुआ है, पहले बॉयकॉट के बड़े बड़े यहाँ पे पर्चे लगा करते थे। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि उन्हीं हाथों से, उन्हीं शख्सियत से अब लोकतंत्र के लिए नए तरह की एक जो परिभाषा जो है बताते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। जब ये लोग चुनाव में विश्वास जताते हैं, इन्होंने ये भी कहा कि हम अब ये मान गए हैं कि संविधान के थ्रू चलकर ही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही हम अपने लोगों के हक और हुकूक उनको दिला सकते हैं, उनको जो 70 सालों से नहीं हुआ वो दिला सकते हैं। और सबसे बड़ा श्रेय उन्होंने दिया कि जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर 370 को हटाने के बाद जिस तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाए और लोकसभा चुनाव की इन्होंने बात की, और वो जो है वो किसी कल्पना से कम नहीं था कि तमाम क्षेत्रों से लोग बिना भय के निकले और बिना किसी डर के, बिना किसी रक्तपात के वो चुनाव संपन्न हुए और लोग चयन भी हो। और जिस तरह से लोग चाह रहे थे कि जो नए चेहरे हैं वो निकलकर सामने आए, तो लोकतंत्र में सबका सम्मान है, लोकतंत्र में सबका हक है, वो जो है उन्होंने कहा। ये जब लोगों ने सच साबित होके देखा, लोग क्या देखते हैं, हम बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर हम एक बात कहते हैं वो जमीन पर उतरती हुई दिखाई देती है, तब लोगों का विश्वास कायम होता है। बिल्कुल, तभी वो भरोसा कायम हुआ और वो जो भरोसा है वो लोकतंत्र के, जमहूरियत के जश्न के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है। उसी की कहानी आपने तनवीर फातिमा के रूप में दिखाई। अमरेंद्र, जम्मू इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही, क्योंकि 24 सीटें वहां पर हैं। कल वहां पर उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था कि राहुल गांधी जम्मू पर फोकस क्यों नहीं करते हैं, कश्मीर में प्रचार करने की क्या जरूरत है, हम है ना। लेकिन जब 10 साल पहले वहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, जम्मू के इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। इस बार जम्मू में किस तरह का इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है और क्या असली चुनौती हम कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने अपने उसी परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती है? देखिए लालचंद जी, जिस तरह से आपने बात की और जिक्र किया, एक दशक पहले जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खासा अच्छा रहा था। उन्होंने विधानसभा की 25 सीटें जीती थी और नंबर 2 पे थी, और पहली पार्टी के रूप में जो है पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी और दोनों में टाई अप हुआ। लेकिन वो दोस्ताना रिश्ता काफी देर चल नहीं पाया। 2018 में दोनों की दूरियां हो गई और उसके बाद फिर आपने वो तारीख जो जिसका जिक्र हर आदमी करता है, 5 अगस्त 2019, जब पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास बदल गया, वो पूरा परिदृश्य बदल गया। और जो बैलेट की ताकत जो है आज पता चल रही कि बुलेट भी पीछे है। और मैंने कल एक बात कही थी, कल मैं आरएसपुरा वाले सेक्टर में था और एक बड़ी बात, वहां के जो इंडियन आर्मी का जवान था उन लोगों से मैं बात कर रहा था, एक पूछ रहा था कि भैया ये बताइए कि धारा 370 से पहले का कश्मीर और आज का कश्मीर, और उन्होंने लालचंद जी एक बड़ी बात कही जो मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उस टाइम हमारे जवान रात को 2 रोटी कम खाते थे क्योंकि उनको नींद नहीं आ जाए, और आज जो स्थितियां बदल गई हैं तो ये ताकत है, नंबर 1। और जो दूसरा सवाल आपने कहा कि कितनी मजबूत है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस समय 25 सीटें न सिर्फ महफूज रखने की बात है, बल्कि उनका टारगेट 40 सीटों पे है। और जो ये जो जम्मू संभाग की जो सीटें हैं लालचंद जी, यहां सबसे जो बड़ा मुकाबला है और जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और यहाँ पे देखिए सिनेरियो देखिए आप, इन सीटों पे 15 सीटों पे कांग्रेस है और 19 सीटों पे, माफ करिएगा, 19 सीटों पे जम्मू संभाग में कांग्रेस है और 5 पे एनसी लड़ रही है। यानी कि मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस अलायंस का है। और इस बार जो कांग्रेस भी थोड़ा प्रदर्शन दोहराना चाहती, क्योंकि जिस तरह से 2014 में उनके पास 12 सीटें थी जबकि एनसी के पास ज्यादा थी, और इस बार तस्वीर बदल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल मेकर जो होगा वो निर्दलीय हैं, पैंथर पार्टीज हैं और लोग हैं। तो इस बार बड़ा मुकाबला, एक मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी का जम्मू संभाग, और उनको उम्मीद है कि 25 नहीं उससे ज्यादा। बिल्कुल उम्मीद रहनी भी चाहिए, और उस हिसाब से चुनाव प्रचार भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त कर रही है। रमा, जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता डटे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ,
जेपी नड्डा, इसके पहले अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग डटे हुए हैं चुनाव प्रचार का। अब ये क्योंकि आखिरी दौर आ चुका है, कैसा रंगत प्रचार में देख रहे हैं? क्या बिल्कुल आखिरी दौर आने के बाद प्रचार और अपने चरम पर पहुंच रहा है सभी दलों की तरफ से? बिल्कुल सभी दलों की तरफ से जो प्रचार है पूरे जोर शोर से है। बिल्कुल जहां भी निकल जाते हैं, कश्मीर में जो इलाके सुनसान होते थे, अगर मैं घाटी की बात करूं क्योंकि कश्मीर संभाग में हूं, तो वहां पर लगता है कि कोई फंक्शन चल रहा है, कोई जश्न हो रहा है, कोई बारात निकल रही है। इस तरह के ढोल बाजों के साथ जो है दल, तमाम राजनीतिक दल हैं वो निकलते हैं बड़े बड़े काफिले के साथ। और वो कहते हैं जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो जो सियासी मुद्दे जो उठाते हैं वो अलग उठाते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर एक जिसे कह सकते हैं कि एक अलग सी बात निकल कर आई है। जो स्थानीय कैंडिडेट है वो जो है वो अलग ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह का माहौल पहले नहीं था। यहाँ पे जहाँ पे आप खड़ी होकर हमसे इंटरव्यू ले रही हैं, यहाँ पे इस तरह से लोग खड़े नहीं हो सकते थे। बिल्कुल, आप तो लंबे समय से वहां से रिपोर्टिंग करती रही। और दूसरा सबसे बड़ी बात लालचंद्र, वो लोग बात करते हैं, वो विकास के मुद्दों की बात करते हैं, वो स्थानीय डेवलपमेंट के मुद्दों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें लोगों को अपना चेहरा दिखाना है तो हमें वो काम करने हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है इन चुनावों में निकल कर आता है। ठीक है अमरेंद्र, जम्मू इलाके में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के जरिए और तमाम बड़े नेताओं के जरिए अपने प्रचार को एक तरह से नई धार दे दी है क्या? देखिए लालचंद जी, बहुत बड़ा आपने सवाल किया और इसकी तस्वीरें बांध की हैं। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पब्लिक रैलीज हैं, जितनी भी रोड शोज हैं, उसमें जिस तरह से जो जनता है, जम्मू की जनता है और खासकर जम्मू शहरी और ग्रामीण की जनता, वो जिस तरह से बड़ी संख्या में आ रही है, तो एक बड़ा मैसेज है कि कितना बड़ा जन समर्थन है। और जो लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि धारा 370 के बाद लालचंद जी न सिर्फ शहरी इलाका बल्कि ग्रामीण जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के पास के करीबी इलाके हैं, उनमें भी जागरूकता आई है। जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है लगातार चुनाव आयोग की टीम के साथ। एक बड़ी बात यहाँ है, यहाँ पे एक पुनर्वास विभाग है जो माइग्रेट जो लोग हैं कश्मीरी विस्थापित, उनके लिए काम करता है, तो उन्होंने जागरूकता फैलाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस आखिरी चरण के रण में अपना हुंकार भर दिया है। और इसके अलावा और पार्टियां भी मैदान में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अथाह समर्थन निश्चित रूप से सभी का प्रचार चल रहा है और उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा धार देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के भी बड़े नेता वहां पर उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अमरेंद्र, आपका जम्मू से और रमा आपका कश्मीर से, और आप दोनों से जुड़ते रहेंगे और मतदान के बारे में और चुनाव के बारे में तमाम जो रिपोर्ट हैं, अपडेट हैं, वो लेते रहेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के बाद अब रुख करेंगे हरियाणा का, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है यहां पर भी। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभाएं रेवाड़ी, अंबाला और लाडवा में हुई। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में प्रचार में अपना पूरा जोर लगा रखा है। हरियाणा के रेवाड़ी और अंबाला में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने रेवाड़ी की रैली में कांग्रेस पर सेना का अपमान करने और अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट की खातिर कांग्रेस एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को भी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अंबाला की चुनावी रैली में 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 10 साल में हमने
पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का सिलेंडर भी दिया, जल जीवन का जल भी दिया, एमएसपी पर धान भी खरीदा और साथ में सामाजिक न्याय का पेंशन भी बढ़ाया। मैं अभी किसानों को 6,000 रुपया मिलता है ना, हम उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया हर साल का करेंगे। अभी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सारा इलाज फ्री होता है। आप भाजपा सरकार ला दो, आयुष्मान भारत को 5 लाख से हम 10 लाख करेंगे और बुजुर्गों को 5 लाख रुपया और देंगे। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कई गुटों में बटी हुई हरियाणा यूनिट कल राहुल गांधी की असंध रैली में एक साथ मंच पर नजर आई। अब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी में फूट की कहानी मीडिया गढ़ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, आप स्वयं देख लो, इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा में कौन सी सरकार बनने जा रही है। नहीं, सदा ही इकट्ठे थे कांग्रेस की नेता, ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां थी, तभी कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने विस्तार के लिए जोर शोर से लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के सभी नेता जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में उनके दल के पास ही सत्ता की चाबी रहेगी। हरियाणा का परिणाम आएगा, उसमें सत्ता का रिमोट कंट्रोल, सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के हाथ में होगी और हमारी प्राथमिकता है यहाँ पे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्थाएं हों। माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपये की सहयोग राशि प्रतिमाह मिले और बिजली फ्री लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चुनावी समर में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जनादेश डेस्क, टीडी न्यूज। मुख्य मुकाबला तो सच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन और भी कई खिलाड़ी हैं जो कई जगह पर नक्शे पलट सकते हैं। फिलहाल आज के जनादेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।